जिस विषय को आज हम लेंगे वह है संपत्ति का अधिकार। भारतीय संविधान में जो प्रारंभ में एक मूल अधिकार के रूप में स्थापित किया गया, परंतु बाद में आगे चलकर एक विधिक अधिकार या एक कानूनी अधिकार के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। तो हमें पहले संपत्ति का अधिकार क्या है वो समझना है, और संपत्ति के अधिकार को किन परिस्थितियों में भारतीय संविधान में इसे एक मूल अधिकार के रूप में समाप्त करना पड़ा, वो भारत के संवैधानिक इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना है। पहले हम इस बात को समझ लेते हैं कि संपत्ति का अधिकार मूलतः क्या अधिकार है और किस रूप में हम उसे समझ सकते हैं। संपत्ति का जो अधिकार है वो उदारवादी दर्शन की एक महत्वपूर्ण तत्व है, और ये माना जाता है कि उदारवादी दर्शन ने मनुष्य के संपत्ति के अधिकार को एक महत्वपूर्ण अधिकार, मानव अधिकार या एक महत्वपूर्ण अधिकार के रूप में स्थापित किया। हमने जॉन लॉक का दर्शन पढ़ा है। जॉन लॉक ने अपनी पुस्तक टू ट्रेटराइज ऑन शासन पे 2 निबंध में जो मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों में संपत्ति के अधिकारों को सम्मिलित किया गया है। तो इस रूप में हम देखते हैं पश्चिमी दर्शन में जॉन लॉक से ये परंपरा प्रारंभ हुई कि संपत्ति के अधिकार को मानव के प्राकृतिक अधिकार के रूप में देखा गया, यानी ये वो अधिकार है जो मनुष्य को राज्य के अस्तित्व में आने से पूर्व ही मिल चुका है, और राज्य का अस्तित्व ही इस अधिकार की, इन अधिकारों की रक्षा के लिए अस्तित्व में आया। संपत्ति के अधिकार के अलावा लॉक 2 और प्राकृतिक अधिकारों की बात करते हैं, जिसमें जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार भी सम्मिलित है, और संपत्ति के अधिकार को जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार में ही सम्मिलित करते हैं। तो इस तरह उदारवादी दर्शनों में ये बात स्थापित हुई कि संपत्ति का अधिकार मनुष्य का एक प्राकृतिक अधिकार है और इसे राज्य द्वारा छीना नहीं जा सकता। 1948 की मानवाधिकार की घोषणा, विश्वव्यापी सार्वभौम मानवाधिकार की घोषणा में भी संपत्ति के अधिकार को एक महत्वपूर्ण अधिकार के रूप में माना गया, और संपत्ति के अधिकार को मानवाधिकारों की श्रेणी में रखा गया, यानी संपत्ति का अधिकार व्यक्ति की मानव अधिकार में सम्मिलित है। यानी मनुष्य को जितने भी अधिकार मिले हैं मानव होने के नाते, या मनुष्य होने के नाते, या मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक जो अधिकार हैं, उनमें संपत्ति का अधिकार एक महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान भी जब बन रहा था तब सबसे ज़्यादा विवादित प्रश्न संपत्ति के अधिकार को लेकर ही उठे। संविधान सभा में जिस मौलिक अधिकार पर सबसे ज़्यादा वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई वह संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति के अधिकार को सम्मिलित किया गया, यद्यपि भारतीय संविधान का दर्शन मोटे तौर पर समाजवाद की तरफ झुका हुआ था। हमने नीति निर्देशक तत्वों में कई ऐसी घोषणा की जो समाजवादी ढांचे से या समाजवादी लक्ष्यों से संबंधित है, और वहीं दूसरी ओर मौलिक अधिकारों में संपत्ति के अधिकारों को सम्मिलित किया गया। हम जानते हैं कि 1950 के बाद भारत में योजना आयोग का स्थापना हुई और पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई। तो ये सब उद्देश्य था, और 1956 में कांग्रेस का जो अवाड़ी सम्मेलन हुआ उसमें समाजवादी ढांचे का समाज बनाना ही लक्ष्य रखा गया। तो इस तरह आज़ादी के बाद संपत्ति के समाजवाद के दिशा की ओर अग्रसर होने की, भारतीय राज्य व्यवस्था और संवैधानिक व्यवस्था के अग्रसर होने की हमें प्रवृत्ति देखने को मिलती है। परंतु दूसरी ओर उदारवादी दर्शन से जुड़ा हुआ संपत्ति का अधिकार भी भारतीय संविधान में मौजूद था। तो ऐसी स्थिति में एक टकराव की स्थिति पैदा हुई, जहां संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार के रूप में स्थापित है, वहीं नीति निर्देशक तत्वों में स्थापित कही गई समाजवादी बातें कि
भाग 4 में जो नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया, उनमें ज़्यादातर बातें जो समाजवाद से जुड़ी हुई हैं उनको लागू करना राज्य का कर्तव्य माना गया। अब ऐसी स्थिति में मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के मध्य एक विरोध उत्पन्न हुआ। दूसरा तत्व इसमें ये देखने का है कि 1931 में कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन हुआ था, उसमें भी कांग्रेस ने व्यापक स्तर पे ये बात कही थी कि हम मध्यवर्ती व्यवस्थाओं यानी जमींदारी और जागीरदारी व्यवस्थाओं का उन्मूलन करेंगे। ये बात सीधे सीधे संपत्ति के अधिकार के खिलाफ जाती है। तो इस तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी, उसने समाजवादी झुकाव के कई नेता, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस प्रमुख थे, जिनका झुकाव समाजवाद की तरफ था और ये मानते थे कि संसाधनों का पुनर्वितरण आवश्यक है समाज के हित में। वहीं दूसरी ओर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दक्षिणपंथी खेमे, जिसमें पटेल और इन सबों का नाम प्रमुख है, वे मानते थे कि उदारवादी दर्शनों से हम ज़्यादा सीख सकते हैं, जिनका झुकाव उदारवादी दर्शन की तरफ था। अब भारतीय राष्ट्रीय को जैसे आज़ादी मिली तो भारत में संपत्ति के अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के मध्य एक विरोध उत्पन्न हुआ, जहां चुनी गई केंद्र और राज्य की सरकारें मध्यवर्ती व्यवस्थाओं यानी जागीरदारी और जमींदारी व्यवस्थाओं का उन्मूलन करने के लिए प्रतिबद्ध थी। और जागीरदारी और जमींदारी व्यवस्था के उन्मूलन से जो संपत्ति, जिन वर्गों के संपत्ति के अधिकारों की क्षति होनी थी, वे अपने संपत्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय में प्रस्तुत हुए। अब ऐसी स्थिति में भारतीय संविधान में एक संवैधानिक जटिलता पैदा हो गई कि जहां एक और संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार है, जागीरदारी और जमींदारी व्यवस्था से परेशान ख़त्म होने से जो वर्ग परेशान था, वो अपने मूल अधिकार की गुहार लगाता हुआ उच्चतम न्यायालय की तरफ रुख करता है। वहीं चुनी हुई सरकारें संपत्ति के व्यापक स्तर पर व्यापक पुनर्वितरण के बारे में सहमत थी। इसको लेकर और जैसे उन्होंने संपत्ति के पुनर्वितरण तथा जागीरदारी जमींदारी व्यवस्था के उन्मूलन के लिए कदम उठाने लगे, कानून बनाने लगे, तो संपत्ति के अधिकार से टकराव होना उनका लाजमी था। ऐसी स्थिति में जब न्यायालय को दूसरा अनुच्छेद 32 में ये बात भी कही गई कि भारत सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों का संरक्षक है, तो सर्वोच्च न्यायालय संपत्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए, क्योंकि मूल अधिकारों का संरक्षक है, संपत्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए खड़ा हुआ। वहीं सक्षम विधायिका उस संपत्ति के अधिकारों की कटौती के लिए प्रखर रूप से सामने आई। तो ऐसी स्थिति में भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में एक विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसे संपत्ति का अधिकार बनाम नीति निर्देशक तत्वों के मध्य विवाद के रूप में जाना जाता है। इसे व्यापक रूप से दो संस्थाओं की लड़ाई के रूप में भी सामने आई, जो विधायिका बनाम न्यायपालिका की लड़ाई भी बन गई कि जहाँ न्यायपालिका को संपत्ति के अधिकारों का संरक्षक माना गया, तो उसको नागरिकों के संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करनी थी। वहीं दूसरी ओर विधायिका को जनता के हित में ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति का पुनर्वितरण करना था, संसाधनों का पुनर्वितरण करना था, इसलिए संपत्ति के अधिकारों में कटौती आवश्यक महसूस की गई। इसी वजह से जो द्वंद्व चला है वो 1951 से शुरू हुआ और 1978 तक वो द्वंद्व चलता रहा और आखिरकार 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया। अब ये बात समझने की ज़रूरत है कि भारतीय संविधान में संपत्ति के अधिकार का उल्लेख कहाँ किया। भारतीय संविधान में संपत्ति के अधिकारों का उल्लेख अनुच्छेद 19(1)(च) में कहा गया, जिसमें कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को संपत्ति के अर्जन, धारण और व्यय की स्वतंत्रता है। वहीं दूसरी ओर अनुच्छेद 31 में कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। अब इस पर दो प्रतिबंध लगाए गए, लोकहित और अनुसूचित जातियों के हित में सरकार इसका अतिक्रमण कर सकती है, और साथ में ये भी कहा जिस व्यक्ति के संपत्ति के अधिकार का
वंचन किया जाएगा उसे पर्याप्त मात्रा में धनराशि प्रतिकर दिया जाएगा। प्रतिकर की व्याख्या बाद में अलग अलग रूप में की गई, कभी धनराशि के रूप में की गई। तो इसका मतलब ये था, यदि राज्य किसी व्यक्ति की संपत्ति लेता है तो उसी मात्रा में धनराशि प्रतिकर देना पड़ेगा। बाद में धनराशि शब्द जोड़ दिया गया। तो इस तरह भारतीय संविधान में संपत्ति के अधिकार का विश्लेषण था। और ये संपत्ति का अधिकार यदि किसी मध्यवर्ती व्यवस्थाओं का उन्मूलन किया जाता तो व्यक्ति को उसी स्तर पर प्रतिकर दिया जाना था। राज्य के पास इतने संसाधन नहीं थे कि व्यक्ति को उसी स्तर पर प्रतिकर दिया जाए, इसलिए राज्य से ये एक जटिल स्थिति बन गई। और आखिरकार बाद में कांग्रेस सरकार ने केंद्र की राजाओं के प्रीवी पर्स भी समाप्त किए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया। तो ये सारे कदम समाजवादी दिशा में उठाए गए कदम थे। और आखिरकार ये संपत्ति के अधिकार का टकराव चलता रहा। और ये आखिर में जो जनता पार्टी की सरकार 1977 में आई और 1942वें संविधान संशोधन में उन्होंने संपत्ति की 44वें संविधान संशोधन में उन्होंने संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया। और संपत्ति के अधिकार की जगह उन्होंने अनुच्छेद 300 के में इसको एक कानूनी अधिकार दिया गया कि किसी भी व्यक्ति को उसको संपत्ति से विधि के बिना प्राधिकार के वंचित नहीं किया जाएगा। यानी संपत्ति के अधिकार को एक मूल अधिकार के रूप में ना मान के एक कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता मिली। यानी व्यक्ति इस अधिकार की रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 के तहत वाद नहीं ला सकता, अनुच्छेद 226 के तहत वाद ला सकता है। तो इस तरह संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकालकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया।